दोस्तों आज के सेशन से हम लोग अपनी जो इकोनॉमी की जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस जर्नी को देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा इकोनॉमी के बारे में समझ लेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ गुड्स किस किस तरह की होती हैं, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंगल एक बार समझ लेंगे। वाई एक्चुअली डू वी नीड द टर्म इकोनॉमिक्स, या फिर हमें इसको सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आपका जो वक्त है वो भी अपने आप में एक रिसोर्स ही तो है। मैं दिन में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, पर मेरे पास दिन में 24 घंटे ही हैं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता। कि चाहे आप प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करो, चाहे आप मेंस के सिलेबस की बात करो, आपको देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इशू बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी हम कोई फैसला लेते हैं ना, हमें कोई चीज़ मिलती है, कहीं ना कहीं साथ में कोई चीज़ हमारी छूट भी जाती है। दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन। अब भाई यार मुझे कैंसर की दवाई चाहिए, मतलब चाहिए। अब अगर वो चाहे 1 लाख की है, चाहे 10,000 की है, चाहे 5 लाख की है, अगर कोई बात नहीं, अगर महंगी भी है भाई लेनी तो पड़ेगी मुझे वो। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये मेरी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बोलती है। पर प्लीज अंडरस्टैंड करना, ऐसा हमेशा सत्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन से हम लोग अपनी जो इकोनॉमी की जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस जर्नी को देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर हम बात करें ना दोस्तों, जो प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो आप लोग जानते हैं कि हर साल प्रीलिम्स में रफली 16 क्वेश्चंस के आसपास आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी से मोटा मोटा 15, 16, 17 इसके आसपास आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं 15 से 17 जितने भी हर साल आते हैं, एक दो ऊपर नीचे, हमें नोटिस करने को मिलता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन स्टैटिक नेचर के होते हैं एंड कुछ आपके करंट अफेयर्स के नेचर्स के होते हैं। कुछ क्वेश्चन बजट या इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं और कुछ प्योरली कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज यहाँ से आज से बिगिन होने वाली है ना, तो व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू हैव अ गुड मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट। मैं आपको स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा ही करूंगा, एट द सेम टाइम हम यहाँ पे उनका जो भी करंट रेलेवेंस होगा उनको भी हम यहाँ पे समझते चलेंगे, राइट। तो जो भी कंसेप्ट्स होंगे उनके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पे देख लिया करेंगे, ताकि अच्छे से हमारी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दैट इज अवर एजेंडा। अब देखो आज का सेशन हमारा है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज के सेशन में हम थोड़ा इकोनॉमी के बारे में समझ लेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ गुड्स किस किस तरह की होती हैं, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंगल एक बार समझ लेंगे। आज का सेशन ना मोस्टली फंडामेंटल वाला सेशन है। एक बार आपके फंडामेंटल्स होंगे, इनके ऊपर बेस्ड अब आने वाले सेशंस हम यहाँ पे डेवलप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर होगा, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, व्हेन विल कीप ऑन डिस्कसिंग मनी एंड बैंकिंग, राइट, द अदर चैप्टर लाइक फिस्कल पॉलिसी, तो उसमें आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत सारे एंगल्स करंट अफेयर्स के भी होंगे। पर आज का सेशन मोस्टली आपका फंडामेंटल बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां जहां ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे मैं पीवाईक्यूज भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। अब देखो सबसे पहले बेसिक बात, आप लोगों को बेसिक डिफरेंस तो समझ होगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है। वाई एक्चुअली डू वी नीड द टर्म इकोनॉमिक्स, या फिर हमें इसको सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो ध्यान से समझना, अगर दुनिया में अनलिमिटेड वस्तुएं होती ना, या अनलिमिटेड टाइम होता, तो हम कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते ही ना। समझो इस बात को, आप इस बात को ध्यान से अंडरस्टैंड करना। दुनिया में ना हमारी कुछ जरूरतें हैं, वी कॉल देम एज नीड्स। हमारी कुछ जरूरतें हैं और कुछ होती हैं हमारी ख्वाहिशें, उनको हम बोलते हैं वांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान, ये मेरी जरूरत है, पर एक अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, राइट। अब मुझे काफी कुछ चाहिए लाइफ में, देयर आर अ लॉट ऑफ वांट्स दैट आई हैव, ठीक है, पर मैं दुनिया में हर एक चीज तो नहीं मैं पा सकता। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज अपने आप में क्या बन जाते हैं, रिसोर्सेज अपने आप में अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज अपने आप में लिमिटेड होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो एक तरह से अनलिमिटेड हो सकती हैं। मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, पर सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब सवाल आता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी इसी में आ जाएंगे। आपका जैसे टाइम है, आपका जो वक्त है, वो भी अपने आप में एक रिसोर्स ही तो है। मैं दिन में बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, पर मेरे पास दिन में 24 घंटे ही है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होता है ना, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारे पास ख्वाहिशें, हमारी जो एक तरह से हमें जो चाहिए होता है वो चीजें अनलिमिटेड होती हैं। तो हमें एक तरह से रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन करना होगा, रिसोर्सेस को सही ढंग से एलोकेट करना होगा ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले, राइट। उन रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है, उसी की स्टडी है इकोनॉमिक्स, ठीक है। द राइट एलोकेशन, ठीक है, द राइट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अगर हमने रिसोर्सेस को सही ढंग से एलोकेट करना है, उसी को पढ़ने के लिए हम यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। दुनिया में अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही ना पड़ती, पर क्योंकि दुनिया में ख्वाहिशें बहुत हैं पर हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना होगा जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। इसी रिसोर्सेज की स्टडी को, इसी चॉइसेस की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी। चॉइसेस क्यों आया, क्योंकि आप नोटिस करो ना, अगर आप एक चीज चुनते हो, कहीं ना कहीं आप ये भी डिसाइड करते हो कि आपने कुछ चीजें नहीं चुनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने चुना है आपको यहाँ पे पढ़ाना। अब जब मैंने आपको पढ़ाना चुना तो मैं कहीं ना कहीं इस टाइम के ऊपर मैं सो नहीं रहा अपने घर के ऊपर, मैं इस टाइम कोई मूवी देखने नहीं गया, मैं इस टाइम के ऊपर कोई और क्रिकेट नहीं खेल रहा, राइट। तो मैं ना, मेरा जो टाइम था वो अपने आप में रिसोर्स था, मैंने इस रिसोर्स का इस्तेमाल किया, इसको एलोकेट किया आपको पढ़ाने के लिए। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यहां पर सही एलोकेशन देने से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू टीच दिस थिंग। आप भी ये लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, इसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर आपने इतने सारे ऑप्शंस में से कुछ चीजें चुनी क्योंकि आपके पास भी टाइम की लिमिटेशन है, आपके पास भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। इसीलिए इन चॉइसेस की स्टडी को ही कोई चीज चुनी गई, कोई चीज नहीं चुनी गई, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये ना एक तरह की स्टडी है, ये स्टडी है किस चीज की स्टडी, व्हाट इज स्टडी, इस चीज की स्टडी, हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, यही है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। पर जब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हम अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इसका एप्लीकेशन देखते हैं, वो बन जाता है इकोनॉमी। वो क्या बन जाता है आपका इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुनते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यू लिसन अबाउट इंडियन इकोनॉमी। पता क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी का मतलब, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, आप इसको एक्शन में ले आए हो, ये इकोनॉमिक्स को आपने एक तरह से अप्लाई करवा दिया है भारतीय सेटिंग्स के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बन जाता है क्या, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आप ऐसा कह लो कि ये एक तरह का आपका थ्योरी है, ये आपका एक प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप यहां पे समझना, हमारा यूपीएससी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है इकोनॉमी। एंड अगर आपने इस बात को नोटिस किया होगा, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि चाहे आप प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करो, चाहे आप मेंस के सिलेबस की बात करो, आपको देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, इशू बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार वो एमएसपी के बारे में पूछता है, कई बार पूछता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा क्यों है, फूड इन्फ्लेशन क्यों है, ये सारे अलग अलग एंगल्स पे पूछता है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको इंडियन सेटिंग्स में, इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करवाया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि रुपया गिर रहा है तो आरबीआई को क्या एक्शन लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। तो उनमें यहाँ पे हमें बिल्कुल इसका एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, इसका इशू बेस्ड एनालिसिस हमें यहाँ पे चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी विल बी डीलिंग विद द इकोनॉमिक के साथ या जो इकोनॉमी के साथ जो इश्यूज हैं। बेसिक मीनिंग समझ आया यहाँ पे। अब देखो अगर ना आपको कंटेंट, मतलब देखो मैं समझाऊंगा आपको लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल, अगर आपको कंटेंट पढ़ना हुआ तो मैंने इन्हीं पीपीटीज के अंदर ना आपके लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। जैसे इफ यू वांट टू रीड दिस डेफिनेशन, मैंने समझा दिया आपको ये डेफिनेशन के बारे में, पर इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस डेफिनेशन, ये आपको डेफिनेशन पीपीटी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको बता देता हूं, व्हाट आई विल डू इज कि आपका जो रीडिंग मटेरियल होगा, ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग इट 2 वेज। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ही जुड़ जाइएगा, ठीक है, ऋषभ शर्मा सर PW,
यहाँ पर आपको ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है। अदरवाइज आपको जो ऐप है ना उस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो उड़ान की बुकलेट है ना, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू रिवाइज। अदरवाइज आपको इन PDF के अंदर ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको समझने के साथ साथ आपको जो गो थ्रू करना है नोट्स को, आप उनको भी गो थ्रू कर पाओ, ठीक है। अब ये तो बात होगी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की। अब ध्यान रखना, ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ना इकोनॉमिक्स, इसको भी हम यहां पर कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू व्हाट, इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। समझना इस बात को। देखो, एक हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसा कि इनके नाम में ही लिखा हुआ है ना, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक छोटे लेवल के ऊपर, एक छोटे स्तर के ऊपर स्टडी करते हो, ठीक है। माइक्रो का मतलब ही एक स्मॉल यूनिट या फिर एक इंडिविजुअल यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं मैक्रो की, मैक्रो का मतलब होता है एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक लार्ज स्केल के ऊपर जब आप किसी चीज को आप अंडरस्टैंड करते हो। आई विल गिव यू एग्जांपल। लेट्स से मुझे स्टडी करना है अपने घर को, एक मेरा घर काफी एक छोटी एंटिटी है, या फिर एक मुझे कंपनी को स्टडी करना है, ये आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन के अंदर, क्योंकि यहां पर ना एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी को हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर मान लो आपने एक देश को स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे भारत की GDP, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, हम स्टडी करेंगे भारत की इन्फ्लेशन के बारे में, हम भारत की एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं ये दरअसल में मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाती हैं, राइट। तो यहां पर हमारा जो डिमेंशन रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटे लेवल के ऊपर, मैक्रो मतलब एक बड़े स्तर के ऊपर। अब पॉइंट ये आएगा कि सर हमारे UPSC पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रो या मैक्रो। देखो, अगर ना आपको सोचना है कि हाँ यार मुझे अपने घर का अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कंपनी की लेनी है, वो सब बातें माइक्रो में आएंगी। पर UPSC को कोई इसमें ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि UPSC का लेना देना इस बात से है कि आप कहीं ना कहीं कंट्री के इश्यूज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वो अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स से आती है। सो हमारे UPSC पर्सपेक्टिव से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट माइक्रो से। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है माइक्रो के, मैं आपको क्लासेस में ही डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ध्यान ये रखना, एक बार माइक्रो की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, फिर कहीं ना कहीं हम मैक्रो तरफ चले जाएंगे, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें माइक्रो जरूर पढ़ना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। वी आर क्लियर विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पहले थोड़ा माइक्रो की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। माइक्रो में ना हम यहाँ पे एक इंसान को पढ़ सकते हैं, एक फैमिली को पढ़ सकते हैं, एक कंपनी को पढ़ सकते हैं, एक घर को स्टडी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं, अब इस व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि मैं बर्गर खाऊं या मैं पिज्जा खाऊं, राइट। दिमाग में आएगा कि मैं बर्गर खाऊं या पिज्जा खाऊं। ये ऐसे दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, समझे इस बात को। तो इसको सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे इन रिसोर्सेज का सही ढंग से एलोकेशन करूं। और एक्चुअल में ना अगर हम बात करें, इसी में हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। हमने एक चीज को चुना तो हमने दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली नहीं चुना। एंड यहीं पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? जब भी आप लाइफ में कोई भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली साथ में छूट जाएगा। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से आपने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम UPSC की तैयारी करते हैं, ठीक है। आपके पास ना 6-7 ऑप्शंस थे। आप UPSC CSC की तैयारी कर सकते थे, आप एक जॉब कर सकते थे, आप और कोई काम कर सकते थे, आप
कोई और एग्जाम की तैयारी कर सकते थे, आप अपना स्टार्टअप खोल सकते थे, देयर कुड हैव बीन सो मेनी ऑप्शंस। पर मैंने आपको बताया कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब आप इनमें से एक चीज चुनोगे, मान लो लेट से आपने चुना यूपीएससी का, ठीक है, और आपके पास दो और ऑप्शंस थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अगर मान लो आपने यूपीएससी ना करना, आपने यूपीएससी स्टार्ट ना किया होता तो आपने क्या किया होता? आप बोलोगे इन दोनों में से कुछ भी। मैंने कहा नहीं, इन दोनों में से बेस्ट क्या था आपके लिए? और लेट से आपने कहा कि भाई अगर ये ना हुआ होता तो शायद मैं जॉब कर रहा होता, ये मेरा सबसे बढ़िया ऑप्शन था आफ्टर यूपीएससी। ठीक है, तो क्योंकि आपने यूपीएससी करना प्रेफर किया, कहीं ना कहीं आपने जॉब जो आप कमा सकते थे या जॉब से आप कुछ अर्न कर सकते थे, जॉब से आपको जो चीज मिल सकती थी, कहीं ना कहीं आपने वो चीज गवा दी। तो जब भी हम कोई फैसला लेते हैं ना, हमें कोई चीज मिलती है, कहीं ना कहीं साथ में कोई चीज हमारी छूट भी जाती है, दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन, राइट। तो जब भी हमने कोई बात चुनी, तो जिस चीज को जो सेकंड बेस्ट था जिसको हमने नहीं चुना, वो कहीं ना कहीं हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, एंड दैट वी कॉल एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमने फॉरगो कर दिया, फॉरगो मतलब जो छोड़ दिया, जो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जैसे मैंने बताया ना यूपीएससी के कई ऑल्टरनेटिव्स थे, पर जो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो हमने यहां पे छोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग। ठीक है, if you want to go through this definition you can go through this definition also. The cost of an alternative must be foregone. foregone मतलब किसी चीज को छोड़ना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज करनी है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये ना मैं आपको क्यों, आपको साथ साथ में आपको थोड़ा कंटेंट भी दे रहा हूं ताकि ना आप इसकी मीनिंग को भी समझना स्टार्ट करो। हमें ना कई बार अंडरस्टैंडिंग होती है, पर जब हम एक बुक का टेक्स्ट पढ़ते हैं हमें नहीं समझ आता। तो आई वांट टू हेल्प यू कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए एंड कहीं ना कहीं आपको रीडिंग भी समझ आए। अब देखो यहां पे इसमें बात लिखी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टू ऑफ मोर ऑप्शन। ये वर्ड ना आपको कई बार न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा, ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट। क्या होता है ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ होता है आपका दो चीजों में एक चीज को, आप जब एक चीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हो, कहीं ना कहीं दूसरी चीज रह जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बात होती है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ की। सुनना इस बात को ध्यान से, पढ़ेंगे इन बातों को। इन्फ्लेशन भी हमारा एक अलग से टॉपिक है, जीडीपी का भी अलग से टॉपिक आएगा। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर हमारी आरबीआई कोशिश करे कहीं ना कहीं देश में ग्रोथ बढ़ाने की, तो होता पता क्या है, ग्रोथ तो हमारी बढ़ जाती है, पर कहीं ना कहीं साथ साथ में महंगाई बढ़ जाती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोशिश होती है महंगाई को कम करने की, अब महंगाई कम करने के चक्कर में हमारी कई बार ग्रोथ कम हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ है, ये आपका एक तरह से ट्रेड ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी सेम बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। जब आप कहीं ना कहीं एक चीज को चुनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिकली दूसरी चीज से आपके रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। तो आपने एक चीज को चुन के कहीं ना कहीं दूसरी चीज को ना चुनना डिसाइड किया है। ये है एक तरह का ट्रेड ऑफ, समझे? जब आप सोचते हो लाइफ में मुझे कोई काम करना है, मान लो आपने सोचा कि मुझे लाइफ में घड़ियां बनानी है, तो घड़ियां बनाने की वजह से आप कहीं ना कहीं जूते नहीं बना पाए। ये ट्रेड ऑफ था आपका एक तरह से। एक चीज को चुनना कहीं ना कहीं दूसरी चीज को चुनना मुश्किल हो जाता है, राइट? ठीक है सर, ठीक है, ये बात समझ आई। अब एक चीज और आप यहां पे समझो बिफोर वी मूव ऑन टू द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले एक दो बातें आप और समझना। देखो, होता पता क्या है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए हमारे पास क्या आते हैं, थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस। व्हाट आर दीज थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस? जब भी आपको कभी प्रोडक्शन करनी हो, जब भी आपको कोई चीज की प्रोडक्शन करनी हो, तो ये तीन क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या है ये तीन क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस।
तीसरा क्वेश्चन है फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब ये जानना पता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइड करना होगा हमें किस तरह से रिसोर्स एलोकेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे शूज प्रोड्यूस करने हैं या फिर मुझे एक तरह से वॉच प्रोड्यूस करनी है। क्यों? क्योंकि देखो रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे, मैं हर एक चीज नहीं कर पाऊंगा, देयर इज अ ट्रेड ऑफ। तो आई विल हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन करना किस चीज का है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन करना कैसे। आपने सोच तो लिया क्या प्रोड्यूस करना है, पर कैसे करना है। क्या आपका प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव होगा कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप अपने लेबर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे टेक्सटाइल वगैरह हो गया, टेक्सटाइल में केवल लेबर का बहुत इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल इट एज द कैपिटल इंटेंसिव। दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट हाउ टू प्रोडक्शन में। फिर तीसरी बात आती है कि आपने चलो ठीक है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। पॉइंट तीसरा आता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहां पर इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि आप उसको किसके लिए यहां पे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज इट फॉर द रिच क्लास, इज इट फॉर द पुअर क्लास, या किसके लिए है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाते हैं, राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। होता पता क्या है, यहां पर आपके पास एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, है ना। कोई चीज किसी को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर हो गया। कोई इनको खरीद रहा है, वो इनका कंज्यूमर हो गया। अब पॉइंट पता क्या आता है, ये जो तीन मैंने बातें कही, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहां पर हो सकता है कि आपकी सरकार का रोल ज्यादा हो या आपके प्राइवेट सेक्टर का भी रोल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बार कोई प्राइवेट कंपनी है, मैंने अपनी एक कंपनी खोल ली खुद की, मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं एक, मैंने कंपनी खोल ली। उस कंपनी ने ये डिसाइड किया क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। मान लो मैं बढ़िया बढ़िया शर्ट्स बना रहा हूँ, 10-10 हज़ार की एक शर्ट मैं बेच रहा हूँ। यहाँ प्राइवेट प्लेयर के पास बहुत ज्यादा पावर है, प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी से डिसाइड कर पा रहा है कि उसको प्रोडक्शन का क्या तरीका रखना है, और प्रोडक्शन करनी है तो प्रीमियम बंदों के लिए करनी है, किसके लिए करनी है। बट एक और कॉन्सेप्ट देखो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सरकार के अंडर ये सारी कंट्रोल हो, सरकार ही अपने पास हर एक चीज रखे। सरकार बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपको पता क्या करना है, मेरे हिसाब से चलना है। आपको ये इंडस्ट्री लगानी है, आपने ये इंडस्ट्री नहीं लगानी। ये इंडस्ट्री अगर लगानी भी है तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको गरीबों के लिए चीजें बनाएंगे। होता है कई बार ऐसे, सरकार का रोल बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, ये जो आपके सामने तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनमें कई बार हो सकता है कि सरकार का रोल ज्यादा हो, कई बार हो सकता है आपका प्राइवेट प्लेयर का रोल ज्यादा हो। ठीक है, तो पॉइंट पता क्या आता है कि ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, ये एक तरह से एक लाइन के ऊपर आप इनको बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ऐसा है कि आपका प्राइवेट प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिले, प्राइवेट प्लेयर ही एक तरह से डिसाइड करे इन सब चीजों को, एक वो एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है जहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो, राइट, गवर्नमेंट इन बातों को डिसाइड करे। एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि यहां पर हो सकता है कि बीच में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एंड दैट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो हो सकता है सरकार का रोल बहुत ज्यादा हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपना इनपुट्स होते हैं, उन्हीं की तरफ से हर एक डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे केस को हम यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर के ऊपर देख सकते हैं। वी कैन टर्म सच एन इकोनॉमी एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं सरकार की, अगर मान लीजिए सरकार का रोल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस को हम यहाँ पे एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एक तरह से कमांड इकोनॉमी का भी आप यहाँ पे नाम इसको दे सकते हो। ठीक है, अब होता पता क्या है, आज के समय के ऊपर बहुत मुश्किल है
किसी इकोनॉमी का 100% कैपिटलिस्ट या 100% सोशलिस्ट होना। इसको बात समझना। अब जैसे पहले के टाइम के ऊपर था, जैसे यूएसएसआर था, अब तो यूएसएसआर टूट चुका है, अब तो रशिया है और बाकी कंट्रीज हैं। पर एक टाइम था जो सोवियत यूनियन जो पुराना था, उनमें हमें देखने को मिलता था कि काफी हैवी वहां पे गवर्नमेंट का रोल था। वो कहीं ना कहीं काफी हद तक एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह थी। पर मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% कैपिटलिस्ट 0% नो, ऐसा नहीं होता। हर एक अर्थव्यवस्था जो आज के समय दुनिया में देखने को मिलती है ना, तो कुछ हद तक वहां सरकार का रोल रहता है, कुछ हद तक प्राइवेट प्लेयर का रोल रहता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि कोई इकोनॉमी ऐसी होगी जहां पर प्राइवेट प्लेयर का रोल बहुत ज्यादा होगा, कोई दूसरी इकोनॉमी ऐसी होगी जहां गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होगा। पर ये कह देना कि वहां प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं, यहाँ वहां गवर्नमेंट प्लेयर है ही नहीं, ऐसा नॉर्मली हमें आज के टाइम नहीं देखने को मिलता। तो देर आर डिग्रीज, किसी में ज्यादा डिग्री है सरकार की, किसी में डिग्री कम है। पर कहीं ना कहीं आज के समय मोटा मोटा जो कंट्रीज होती हैं वो मिक्स्ड ही रहती हैं। कुछ हद तक उनमें सरकार होती है, कुछ हद तक उनमें प्राइवेट प्लेयर का देखने को मिल जाता है। अब जैसे अगर हम इंडिया की दोस्तों बात करें, अब सवाल ये आता है कि सर इंडिया क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया, इज इंडिया अ मिक्स्ड इकोनॉमी और नॉट। और इनफैक्ट अगर हम बात करें क्या भारत 2026 में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो पहले क्या था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप चाहे बात कर लो 1947 की या उसके बाद की, आप ध्यान में रखना भारत थी हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी ही। बस फर्क ये पड़ता है कि पहले सरकार का रोल बहुत बहुत ज्यादा था, आज के टाइम के ऊपर प्राइवेट प्लेयर का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। पर आप ये नहीं बोलोगे कि पहले सोशलिस्ट थे, नहीं, हमारा सोशलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन था। ये वर्ड समझ रहे हो, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। हम थे प्राइवेट, हम एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बस हमारा जो झुकाव था, हमारा जो इंक्लिनेशन था, वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले के टाइम के ऊपर जो भारत था ना, वो थोड़ा कहीं यहां पर था, थोड़ा इधर, मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी ही था, पर झुकाव जो था वो सरकार की तरफ ज्यादा था, सरकार का रोल अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बात मैं बता रहा हूं आपसे 1950 1960 की, जो भी आप यहां पे कहना चाहो, ठीक है। अब सवाल आएगा कि सर 2026 में हम कहां पर हैं। देखो 2026 में भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, पर आज के टाइम के ऊपर हमारा यहाँ प्राइवेट प्लेयर का रोल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो 2026 में आप कह सकते हो हम कहीं ना कहीं यहां पर आ गए, राइट। बट ये मत कहना कि पहले सोशलिस्ट थे अब कैपिटलिस्ट है ना, थे हम पहले भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, हम आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बस वो डिग्री का अंतर पड़ा है। ओके। अब पॉइंट यहाँ पे एक डाउट ही आएगा कि सर ये इतना बड़ा शिफ्ट हुआ कैसे। ये हम जो एक तरह से थोड़ा झुकाव जो सोशल की तरफ था, वहां से झुकाव हमारा प्राइवेट प्लेयर की तरफ कैसे आया, यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है 1991 का। 1991 में आप लोग जानते हैं कि एक क्राइसिस आया, पढ़ेंगे आगे उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में, और वहां से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन अप करना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो 1991 ऑनवर्ड्स हमने रिफॉर्म्स किए, इन्होंने हमें एक तरह से हेल्प किया इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम an economy which was more tilted towards government towards a economy which is now getting increased tiltation towards the private sector। ये 1991 के बाद हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि वो जो अपने 3 क्वेश्चन थे ना, फंडामेंटल क्वेश्चन इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा रेलिवेंट आपको देखने को मिल जाते हैं आज के टाइम के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब एक काम करते हैं, अपनी फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना, जो छोटे स्तर के ऊपर हमें पढ़ना है, एक फर्म के लेवल के ऊपर पढ़ना है, इंडिविजुअल यूनिट के लेवल के ऊपर पढ़ना है, वहां आपको ध्यान में रखना है 2 पर्टिकुलर एंटिटीज के बारे में। दोस्तों एक है हमारा प्रोड्यूसर, है ना, और एक है हमारा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या है, जो किसी वस्तु को बनाएगा, राइट, और कंज्यूमर क्या है, जो कहीं ना कहीं यहां पे उसको खरीदेगा, ये कंज्यूम करेगा। अब होता पता क्या है, प्रोड्यूसर वाली जो साइड है ना, ये कंट्रोल करती है आपकी सप्लाई डायमेंशन को। सप्लाई समझते हो आप लोग, किसी वस्तु की मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितने यूनिट्स हैं उसके, वो होती है क्वांटिटी सप्लाइड। ऑन द अदर हैंड
एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड का। डिमांड होता है कि यहां पर कितने लोग यहां पे उसको खरीदना चाह रहे हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। तो एक्चुअली जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उसका सप्लाई साइड के साथ लिंकेज है, कंज्यूमर का जो लिंकेज है आपको डिमांड साइड के अंदर आपको लिंकेज उसका देखने को मिलेगा। तो जब भी हमें यहाँ पे डिमांड साइड से अंडरस्टैंड करना होगा ना, हमें एक कंज्यूमर के माइंडसेट से सोचना होगा। जब भी हम बात करेंगे अपनी सप्लाई साइड की, हमारा जो नजरिया होगा सोचने का वो प्रोड्यूसर कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है हमारी रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको यहाँ पे ना लॉ ऑफ डिमांड बनाने की कोशिश करी है। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचोगे आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली सोचने को मिलेगा। देखो प्लीज सुनना मेरी बात को, थोड़े इसके एक्सेप्शन भी है, मैं थोड़ी देर में इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि ये बात 100% ट्रू नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, ये बात ऑलवेज नहीं है, बट फिर भी होता पता क्या है, नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है अगर किसी वस्तु का दाम बढ़े तो उसकी डिमांड में कमी आती है। आई एम यूजिंग द वर्ड हियर नॉर्मली। आम तौर के ऊपर क्या होता है, आम तौर के ऊपर अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसकी डिमांड में हमें कमी आती हुई देखने को मिल जाती है, राइट। उसका लॉजिक सिंपल है, सर अगर ये पेन 20 रुपए का है, कल को ये 25 रुपए का हो गया तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा यार ये तो पेन महंगा किए जा रहे हैं, छोड़ो किसी और चीज से काम चला लेते हैं। मैं कहीं ना कहीं शायद इसकी डिमांड थोड़ी सी मेरी कम होती हुई देखने को मिलती है। तो हुआ पता क्या, जब प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई एक तरह से। तो यहां पर क्या देखने को मिला, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम हुई, पहली चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ गई। तो प्राइस और डिमांड का जो रिश्ता है वो आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखोगे यू विल रियलाइज कि यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस पे प्राइसेस लिखो, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दी, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहे हैं, तो होता पता क्या है, जब मान लो प्राइस ज्यादा है, ये प्राइस ज्यादा है ना यहाँ पे, वहां पे डिमांड कम है, पर जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जा रहे हो, मान लो प्राइस यहाँ पे आ गया, अब प्राइस काफी कम हो चुका है, अब आपकी यहाँ पे डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर गुड की जो डिमांड है, तो डिमांड है जो गुड्स की वो एक तरह से हमें कम होगी, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड एक तरह से कम। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल भी मैंने आप दिए हुए हैं, अगर स्मार्टफोन का प्राइस कम होगा कहीं ना कहीं लोग स्मार्टफोन लेना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा रिश्ता है, इनके बीच में आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप, एक उल्टा रिश्ता आपको देखने को मिलता है। पर ध्यान क्या रखना है, दिस अप्लाइज ओनली टू नॉर्मल गुड्स, ये हमेशा सत्य नहीं है। कहां ये सच नहीं होता अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, आप प्लीज इंतजार करें, ठीक है सर, ठीक है, ओके अंडरस्टूड। अब इसके साथ ही साथ एक और वर्ड आता है इलास्टिसिटी। ये वर्ड थोड़ा समझने की कोशिश करना, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो जब भी कभी आप ये वर्ड सुनो ना इलास्टिसिटी, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं चेंज। जब भी ये वर्ड आए ना इलास्टिसिटी, उसको बोलते हैं हम चेंज। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। देखो लेट्स से मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने आपको कोई एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, जैसे ये रुमाल ही है मेरे पास। अब रुमाल ना थोड़ा सा इलास्टिक है, पता क्यों, आप समझ रहे हैं इस बात को। ये रुमाल है मेरे सामने, अगर मैं यहाँ पे ये रुमाल मैंने पकड़ा, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा ना इसकी शेप बदली, ठीक है, थोड़ा सा इसकी शेप बदली है, ये थोड़ा इलास्टिक है। आपने एक ना वो देखा होगा, स्प्रिंग वगैरह देखा होगा, आपने इलास्टिक देखी होगी पजामे की, जैसे इलास्टिक होती है, जैसे आप उसके ऊपर जोर लगाते हो ना, जैसे आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसकी शेप काफी चेंज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप स्प्रिंग को ऐसे पकड़ो ना तो वो काफी ऐसे शेप चेंज करता है। अब हुआ पता क्या, मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया फोर्स, दैट फोर्स इज माई इनपुट, वो फोर्स मेरा इनपुट है। मेरे फोर्स लगाने से, मेरे इनपुट लगाने से आउटपुट चेंज हुआ नहीं हुआ, आंसर इज यस, उसकी शेप काफी चेंज हुई। तो देखो मेरा इनपुट क्या था सर, मेरा इनपुट था यहां पे, मेरा इनपुट था फोर्स, जो मैंने वहां पे ऐसे खींचा, दैट इज माई इनपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट मतलब कि शेप में चेंज आया, ठीक है। अगर ऐसा होता है, जो भी चीज जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, जिसके ऊपर आप इनपुट लगाते हो और उसकी शेप बदले, वी कॉल इट एज
इलास्टिक। इनपुट लगाने के ऊपर आउटपुट में बदलाव आना इज कॉल्ड एज इलास्टिक। बट अगर मान लो मैं पेन पकड़ूं, अब पेन पे भाई मैं काफी जोर लगा रहा हूं, काफी जोर लगा रहा हूं, काफी जोर लगा रहा हूं, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। इनपुट काफी लगाया मैंने, आउटपुट नहीं बदला। इनपुट काफी लगाया बट आउटपुट नहीं बदला। तो अगर ऐसा हो कि भाई आपके फोर्स लगाने से आपकी शेप ना चेंज हो, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। समझे या नहीं समझे? जब चेंज हो आउटपुट तो इलास्टिक, जब चेंज ना हो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। अब सवाल आ गया, इलास्टिसिटी तो मतलब समझ आ गया, पर अगर ये यहां पे लिख रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इसका मतलब क्या? अब लॉजिक लगाओ एक बार, लॉजिक लगाओ आप एक बार। इलास्टिसिटी मतलब था चेंज। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, हाँ बिल्कुल पढ़ा। हमने देखा अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, है ना? पर आप एक बार सोचो, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी चीज का आप प्राइस बढ़ाओ, डिमांड चेंज ही ना हो? किसी चीज का आपने प्राइस चेंज किया पर उसकी डिमांड नहीं चेंज हुई, हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कैंसर की दवाई है। अब भाई यार मुझे कैंसर की दवाई चाहिए, मतलब चाहिए। अब अगर वो चाहे 1 लाख की है, चाहे 10,000 की है, चाहे 5 लाख की है, अगर कोई बात नहीं, अगर महंगी भी है भाई लेनी तो पड़ेगी मुझे वो। अगर मान लो कल को उस दवाई का दाम 5% बढ़ गया, ऐसा थोड़ी होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, उसकी डिमांड तो मोटा मोटा उतनी ही रहेगी, उसकी डिमांड तो मोटा मोटा उतनी ही रहेगी। तो आप नोटिस करो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दवाई वाला, यहां पर क्या हुआ? सर आपका प्राइस चेंज हुआ, हुआ, पर आपकी डिमांड चेंज नहीं हुई। इट इज इक्वल टू सेइंग कि आपका इनपुट चेंज हुआ। व्हाट इज इनपुट इन दिस केस? प्राइस। प्राइस चेंज हुआ पर डिमांड चेंज नहीं हुई। ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? इट इज इन इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे हम? इन इलास्टिक। अब देखो, इन इलास्टिक का मतलब आप ऐसा कह लो कि ना के बराबर बदलाव या काफी कम बदलाव, बहुत ही कम चेंज। मतलब प्राइस काफी बदल गया पर डिमांड में कोई खास बदलाव नहीं आया। आप यहां इसको डायग्राम से समझो। मान लो पहले किसी चीज का प्राइस यहां पे था, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड यहां पे थी, आप इतना डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस काफी कम हो गया, काफी कम हो गया, पर आपकी डिमांड ना थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी कम हुई। जैसे ब्रेड की बात कर लो, ब्रेड। अब यार अगर ब्रेड मान लो 10% दाम बढ़ भी गया, ऐसा थोड़ी होगा कि आप ब्रेड 10% कम खाना स्टार्ट कर दोगे। मे भी हो सकता है हल्का फुल्का हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके डिमांड भी उतनी ही कम होगी, नहीं। क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं यार। अब नमक है, नमक कल को महंगा हो गया थोड़ा सा, अगर कल को थोड़ा सा नमक महंगा हो गया, ऐसा थोड़ी कि नमक खाना कम कर दोगे। तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज आए, अगर अगर डिमांड कम होगी भी ना तो थोड़ी सी चेंज होगी, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। जब ज्यादा फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं इलास्टिक, जब कम फर्क पड़े या ना के बराबर फर्क पड़े उसको बोल देंगे इन इलास्टिक। फिर इलास्टिक का एग्जांपल दोगे? हाँ देखो, जैसे टीवी सेट है। अगर मान लो आज टीवी सेट का दाम ये है, कल को टीवी सेट थोड़ा सा दाम कम हुआ, थोड़ा सा ही, देखो दाम पहले P1 था, अब थोड़ा सा कम होकर P2 पहुंचा, पर क्वांटिटी डिमांड देखो, पहले क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, अब क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये बोलेंगे इलास्टिक। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कितने डिमांड चेंज हुई एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस चेंज होने का डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, अगर प्राइस चेंज से बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हुई तो इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस चेंज होने से बस थोड़ी सी डिमांड चेंज हुई या ना के बराबर चेंज हुई, उसको हम बोल देंगे इन इलास्टिक डिमांड। समझ गए आप लोग? यस, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हमारी यहां पे बात होती है डिमांड कर्व की, वैसे ही हमारी बात होती है हमारी सप्लाई की। अब देख लो इधर आप लोग, अब सप्लाई की जब हम बात करेंगे तो हम सोचेंगे एक मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, एक प्रोड्यूसर के नजरिए से। अब मैं कंज्यूमर नहीं हूं, अब मैं एक तरह से मैन्युफैक्चरर हूं। अब मुझे बताओ, मेरा सामान था, पहले मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा था, अब वो 20 रुपए का बिकने लग गया। तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा ना यार कि जब जब प्राइस ज्यादा है तब तक मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने की कोशिश करूं। अगर मैं प्याज मार्केट में सप्लाई कर रहा था, मैंने देखा यार पहले प्याज 20 रुपए किलो मिल रहे थे, अब मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, मेरे मन में आएगा नहीं कि चलो खूब फायदा उठाएं, ये जो डिमांड, ये जो एक तरह से प्राइस ज्यादा आ रखा है, ये जो प्राइस ज्यादा आ रहा है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करें।
वी वुड वांट टू डू दैट। तो एक्चुअली पता क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जितना ज्यादा प्राइस होगा कोई ना कहीं कोशिश होगी उतनी ही ज्यादा चीजों को सप्लाई करने की। तो प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या आया, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आया। आप देख लो, अगर आपका यहाँ पे प्राइस कम था, ठीक है, तो आपकी डिमांड या सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड भी कम थी। पर अगर आपका प्राइस बढ़ गया, तो अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई वी कैन से व्हाट, वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड। प्राइस बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं क्वांटिटी सप्लाइड हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, आगे आएंगे। अब यही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको ना आप पढ़ लिया करो। इसका रीजन मैंने आपको इसीलिए ये कंटेंट दिया है ताकि ना आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, एट द सेम टाइम आप इनको पढ़ो भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहां पर कह रहा है कि बाकी अगर सब चीजें इक्वल हो, राइट, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा किसी वस्तु का, उसी तरह से क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी उस गुड्स या उस सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कॉफी बीन का दाम है, अगर कॉफी बीन के दाम बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं वो चाहेंगे ना कि यार एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा कॉफी बीन सप्लाई करो, राइट। अगर कॉफी बीन का दाम कम हो गया तो फार्मर्स कहीं ना कहीं डिसएनकरेज होंगे कि यार क्या ही फायदा है मार्केट में सप्लाई करने का। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्राइजेस के में चेंजेस आएंगे तो इस तरह से अक्रॉस द कर्व यहां पे आप ऊपर नीचे मूवमेंट करोगे। प्राइस कम था, प्राइस ज्यादा था, उसके हिसाब से आपकी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब डाउट ये आता है कि सर क्या किसी और तरह से सप्लाई चेंज हो सकती है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ गई, तो वहां पर मेरी एक कर्व, सप्लाई की कर्व अलग से ही बन जाएगी। क्योंकि आप नोटिस करो, अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से मैं सिर्फ इतना ही बना पा रहा हूं, पर कल को अगर ऐसा हो, मान लो प्राइस ना भी चेंज हो बट मेरे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, तो उस केस में क्या होता है, आपकी सप्लाई कर्व आपकी नई बनती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, अलोंग द कर्व नहीं, इस कर्व के ऊपर चेंज नहीं होगा, इससे शिफ्ट हो जाएगी कर्व आपकी, ताकि आप आपका उस नई टेक्नोलॉजी से आप ज्यादा प्रोडक्शन, आप ज्यादा सप्लाई चीजें कर पाओ। ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहां पे, जैसे हमने बात की थी ना, जैसे हमने बात की थी इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड की, उसी तरह से आपकी सप्लाई भी क्या हो सकती है, इलास्टिक या इनइलास्टिक। अब याद वर्ड रखो, इलास्टिक मतलब था चेंज होना, इनइलास्टिक मतलब चेंज ना होना। अब देखो अगर मैं वर्ड बात करूं इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस चेंज होने से सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया, इलास्टिक सप्लाई। पर प्राइस चेंज होने से अगर बहुत ही कम चेंज आए सप्लाई के अंदर, उसको बोलेंगे इनइलास्टिक सप्लाई। इधर आप एक बार कर्व देखो, यहां पे आप अंडरस्टैंड करना, इस पिक्चर के अंदर देखो, ये है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व। देखो इनइलास्टिक मतलब था चेंज नहीं आना, प्राइस जितना मर्जी चेंज कर दो सप्लाई में चेंज नहीं आएगा, जब चेंज नहीं आएगा तो इनइलास्टिक। अब देख लो, प्राइस अगर इतना था भाई तो भी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी ही है, अगर प्राइस बढ़ के यहां पे हो गया तो भी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी ही है। यही तो है इनइलास्टिक, प्राइस चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आना इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसे कौन सी चीज होती है जिसकी सप्लाई चेंज ही नहीं हो सकती, बता सकते हो आप लोग। देखो फॉर एग्जांपल लेट से अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड की बात कर लो, यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लो जो दुनिया में लिमिटेड है या उनका माइनिंग करना उतना आसान नहीं है, कुछ ऐसे रिसोर्स की बात कर लो, अगर मान लो उनका दाम कल को बढ़ भी गया, मेरी कोशिश तो रहेगी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना, पर एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, मुझे उसकी और माइनिंग करेंगी, मुझे 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, तब जाके हो सकता है उसकी सप्लाई बढ़े। पर एक काफी लंबे टाइम तक के लिए क्या हुआ, उसकी सप्लाई इनइलास्टिक थी, उसकी सप्लाई में बदलाव करना बहुत मुश्किल था। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, खासकर शॉर्ट रन की बात करें, अब एग्रीकल्चर मान लो टमाटर के दाम बढ़ गए, मार्केट में है ही नहीं टमाटर, सप्लाई है ही नहीं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टमाटर उगाने पड़ेंगे, टमाटर उगाऊंगा तब जाके सप्लाई बढ़ेगी, पर तब तक सप्लाई नहीं बदलेगी, राइट। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस चेंज होने के साथ सप्लाई में चेंज ना आना, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अच्छा, अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक की, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब है थोड़ा सा प्राइस चेंज करो और सप्लाई इधर उधर उथल पुथल हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, कि आपने थोड़ा सा प्राइस चेंज किया, एक्चुअली ना परफेक्टली है ना, तो इसलिए इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, कि हल्का सा बस प्राइस बदला है और आपकी सप्लाई बूम, ठीक है, बूम चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इस तरह से आप ना ये वर्ड देख सकते हो, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, जो ज्यादा चेंज आए सप्लाई में मोर इलास्टिक, कम चेंज आए लेस इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी सप्लाई में चेंज, अगर सप्लाई की बात करें सप्लाई की, तो प्राइस में चेंज आया उतना सप्लाई में चेंज, उसको बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी मतलब सेम, एक यूनिट, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इलास्टिसिटी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, कितना बदलाव आया। तो डिमांड का भी आप देख सकते हो कि प्राइस चेंज करने पे डिमांड पे क्या इंपैक्ट आया, वो आ गया डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे ही आप लोग सप्लाई की कॉरेस्पॉन्डिंग देख सकते हो कि प्राइस चेंज करने का सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आया, तो वो आपकी सप्लाई इलास्टिसिटी हो जाएगी। इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात तो हमें यहाँ पे क्लियर हुई। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने पार्ले जी की, अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर इसकी डिमांड कैसी है, क्या ये इलास्टिक है या नहीं है। देखो, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इसके ऊपर। पार्ले जी का आपने देखा है, पार्ले जी का दाम पहले भी 5 रुपए था, आज भी 5 रुपए ही है। एक्चुअली पता पॉइंट पता क्या है, आप सुनना इस बात को। अगर हम पार्ले जी का दाम बढ़ाने की कोशिश करें, और जबकि कंपनी ने कोशिश करी भी थी एक बार, प्राइस जैसे इन्होंने बढ़ाया, इनके लोगों ने, जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने इनकी डिमांड कम कर दी। तो एक्चुअली पता क्या हुआ, एक्चुअली इससे दिक्कत फिर ये आई, कहीं ना कहीं इनकी सेल्स डाउन होगी। तो इसकी जो डिमांड है वो अपने आप में एक इलास्टिक डिमांड है, प्राइस चेंज करने से डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो एक्चुअली ना ये हमें एक कंपनी पर्सपेक्टिव से समझने में बहुत हेल्प करता है कि क्या मैं अपनी वस्तु का दाम बढ़ा सकता हूं या नहीं बढ़ा सकता। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक घड़ी बनाना शुरू किया, मेरी कंपनी थी, ठीक है। अब मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, आज हम घड़ी को 100 रुपए की बेचते हैं, एक काम करते हैं इसको 120 की बेचना शुरू करें। अब आपको एज एन एंटरप्रेन्योर ये समझ होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, इलास्टिक डिमांड है इसकी या इन इलास्टिक है। देखो, अगर मैंने इसका दाम बढ़ाया और मुझे पता है कि ये इलास्टिक डिमांड वाला है, तो भाई इसकी डिमांड काफी कम हो सकती है, काफी कम हो सकती है। उस चक्कर में क्या होगा, पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। बट अगर मान लो मैंने बोला कि नहीं भाई, अगर मैं इसका दाम बढ़ा भी दूं ना, इसकी डिमांड चेंज नहीं होने वाली, इसकी डिमांड नहीं चेंज नहीं होनी, क्योंकि ये इनइलास्टिक डिमांड वाला है। तो उस केस में क्या होगा, मुझे इसके प्राइस बढ़ाने से मुझे फायदा मिलेगा। तो दैट इज वाई हमें इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आखिर इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है, दैट वी आर अवेयर। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स कई बार हमें तंग करते हैं। एक होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आता है आपका विद रिगार्ड्स टू आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स आल्सो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आया, है ना। और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आया, यही हमने देखा। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरूरी थोड़ी है कि प्राइस का ही इंपैक्ट हम देखें, हम किसी और वेरिएबल का भी इंपैक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंपैक्ट देख सकते हैं हमारी इनकम का। आपकी इनकम चेंज होने से, आपकी इनकम चेंज होने से डिमांड चेंज हो सकती है नहीं हो सकती, आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकती है। तो हम सिर्फ प्राइस का ही नहीं, प्राइस को साइड कर दो, अब इनकम पे ध्यान दो। इनकम, प्राइस था एक वस्तु का दाम क्या है, इनकम मतलब मैं कितना कमाता हूं। तो मैं कितना कमाता हूं, क्या उसका भी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट आता है, आंसर इज यस, बिल्कुल आता है। और एक्चुअली आपकी इनकम का कितना इंपैक्ट आता है आपकी डिमांड के ऊपर, वी कॉल दिस टर्म एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां वर्ड क्या है, यहां वर्ड है इनकम, यहां वर्ड आपका प्राइस नहीं है। ठीक है, तो यहां वर्ड है आपका क्या, इनकम। तो हमें यहां पे ये देखना होगा इनकम चेंज करने का क्या इंपैक्ट आया आपकी डिमांड के ऊपर।
ओके ओके ओके। अब देखो, एक कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन सेंसिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग पता क्या बोलती है? हमारी कॉमन सेंस सर हमें ये बोलती है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये मेरी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बोलती है। पर प्लीज अंडरस्टैंड करना, ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आई विल टेल यू हाउ। प्लीज सुनना इस बात को। यहां पर ना एक्चुअली टोटल 3 केसेस बनते हैं। यहां पर टोटल आपको 3 केसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। प्लीज फोकस करना। मान लो आपकी इनकम आज है 10,000 रुपए, ठीक है, और आपकी मैंने कहा आगे जाके इनकम हो जाती है लेट से 20,000 रुपए। ओके, हाँ ठीक है। अब आपकी इनकम हो गई है डबल। अब आप डबल पैसा कमाते हो, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी डिमांड कितनी बदलेगी? क्या डिमांड डबल बदलेगी, डबल से कम बदलेगी, डबल से ज्यादा होगी, या हो सकता है डिमांड कम हो जाए? अब आप बोलोगे ये तो डिपेंड करेगा किस किस तरह का प्रोडक्ट है। मेरी इनकम दुगनी होगी, जरूरी थोड़ी है कि मेरी हर एक चीज की डिमांड दुगनी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। तो एक्चुअली पता क्या होता है, हमारी जो डिमांड होती है उसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं। एक होता है, प्लीज सुनना इस बात को ध्यान से, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होती है हमारी लग्जरी गुड्स, एक होती है हमारी नॉर्मल गुड्स, एक होती है हमारी इंफीरियर गुड्स। देखो, पहले मैं आपको नॉर्मल, या पहले एक काम करते हैं, इंफीरियर गुड्स की बात कर लेते हैं। इंफीरियर गुड्स में ना बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है। यहां पर पता क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, डिमांड रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन इनकम। आपकी कमाई बढ़ गई है, आपकी कमाई बढ़ने से आपकी डिमांड कम होगी। बताओ, अब सवाल आएगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इनकम बढ़ने से डिमांड कैसे कम हो सकती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जब ना पहले क्या होता था, पहले जब मेरे पास पैसे कम होते थे, ठीक है ना, तो मैं क्या करता था कि बस ऐसे यार कि मतलब अब खाने वाने के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार ऐसे कुछ भी मतलब खा पी के काम चला लिया। कई बार नीचे हॉस्टल के नीचे कोई ऐसे ही छोले भटूरे वाला था या छोले कुलचे वाला था, छोले कुलचे खा के मतलब काम चला लिया। मतलब 10 रुपए के जो छोले कुलचे आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई 100 रुपए वालों की बात नहीं कर रहा। 10 रुपए वाले छोले कुलचे से काम चला लिया। या फिर कई बार कोचिंग जाना होता था तो हम पैदल चले गए वहां पे, या फिर कोचिंग जाना होता था तो लेट से एक रैपिडो करके चले गए, है ना। मतलब एक एक छोटा सा एक रिक्शा, मतलब जो होता है एक आपका जो इकट्ठे जो जाता है एक रिक्शा जो शेड वाला होता है, उसमें चले गए, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं शेयर्ड रिक्शा से नहीं जाता, अब मेरी इनकम बढ़ गई है, अब वो 10 रुपए के छोले कुलचे नहीं मैं खाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था तो मैं ट्रेन से चला जाता था, ट्रेन में भी जो सबसे जो जनरल डब्बा होता है। अब मैं ट्रेन में जाता हूं तो अब मैं सेकंड एसी में जाता हूं। तो आप नोटिस करो भाई, वो जो जनरल डब्बे की डिमांड थी वो कम होगी या नहीं होगी? अब वो जो आपकी शेयर्ड वाली रिक्शा वाली डिमांड थी वो कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपकी इनकम बढ़ने से आपने ये वाली वस्तुएं ज्यादा नहीं, आपने ये वाली वस्तुओं की डिमांड कम कर दी है। तो ऐसी वस्तुएं जहां पर इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, वी कॉल देम एज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप पहले कम कमाते थे, आप ट्रेन में जाते थे, अब आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप फ्लाइट में जा रहे हो। फ्लाइट की डिमांड तो बढ़ी, आई एग्री, पर कहीं ना कहीं रेलवेज की डिमांड, जो ट्रेन की डिमांड थी, वो कम होगी। तो ऐसी जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो आपके आएंगे इंफीरियर में। ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताए ना, ये सारे इंफीरियर गुड्स के ही एग्जांपल आएंगे, जहां पर आपने इनकम बढ़ने के साथ उस वस्तु का उपयोग करना कम कर दिया। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ पूरा इंफीरियर, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, ठीक है। डिमांड ड्रॉप्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन पीपल्स इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, चीप सीरियल्स, जो सस्ते सीरियल्स थे, पहले ज्यादा खाया करते थे, पर इनकम बढ़ने से अब हमने इनका कंजम्पशन कम कर दिया, राइट। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, आप समझने के ऊपर ध्यान दो। आप एक बार पीपीटी डाउनलोड कर लोगे ना टेलीग्राम पे जाके, तो आपको कंटेंट भी साथ में मिल जाएगा।
अब बात आती है कि सर फिर नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं या आपके लग्जरी गुड्स क्या होती हैं। देखो नॉर्मल गुड्स में भी और लग्जरी गुड्स में भी डिमांड बढ़ती है विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ने से यहां भी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से यहां भी डिमांड बढ़ेगी। पर फर्क पता क्या है? फर्क यह है कि कितनी बढ़ेगी। होता पता क्या है, नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। लग्जरी गुड्स के अंदर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। लेट मी हेल्प यू विद सम एग्जांपल्स। ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, लेट मी हेल्प यू विद सम एग्जांपल्स। देखो मान लो आप रोटी खाते हो, हाँ खाते हैं, आपकी इनकम 10,000 थी, ठीक है, आप 2 रोटी खाया करते थे, ठीक है, अब आपकी इनकम दुगनी होगी होगी, ठीक है, फिर क्या करें? क्या आपने रोटी खाना भी दुगना कर दिया? सर ऐसा हो सकता है, देखो पहले मैं 2 रोटी खाता था, अब मैंने चलो 2.5 रोटी खाना शुरू कर दिया, या ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खाना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरी इनकम दुगनी हो जाएगी तो मैं रोटी भी दुगनी खाने लग जाऊंगा। देखो रोटी ज्यादा खाना तो शुरू किया, दैट आई अग्री, पर इतना भी ज्यादा नहीं किया कि जितनी इनकम बढ़ गई है। समझ रहे हो? थोड़ा सा पहले से ज्यादा मैंने अपना बेटर किया चीजें, आई अग्री, थोड़ी सी उसकी डिमांड बढ़ी उस वस्तु की, पर ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसे दुगनी मैंने डिमांड कर दी। तो डिमांड तो बढ़ी पर थोड़ी सी बढ़ी। अगर आप देखोगे पता हुआ क्या, आप क्या, अगर मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊं ये क्या मतलब है, आपकी डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है, अगर आपको सी सेट आता है, ठीक है, मेरे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आएगा, आपकी डिमांड बढ़ी है 50%। ये है आपकी डिमांड का बढ़ना। और आपकी इनकम कितनी बढ़ी थी? इनकम बढ़ी थी सर 100%, 10,000 से वो 20,000 हो गया था। तो एक्चुअली यहां पे अगर आप बात करोगे ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कितनी चेंज आई है डिमांड? 50% एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम ऑफ 100%। तो 0.5 इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब अगर इनकम 1 यूनिट बढ़ती है, डिमांड आधा यूनिट बढ़ती है पर आधा ही यूनिट, मतलब थोड़ी बढ़ती है। यहां तो क्या था, यहां तो डिमांड कम हो रही थी, यहां डिमांड बढ़ रही है पर ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ रही है। फिर लग्जरी गुड्स क्या होती है? इनकम बढ़ती है 1 यूनिट, डिमांड बढ़ती है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखना अपनी लाइफ में, क्या देखें, मान लो यार पहले ना मैं कहीं घूमने नहीं जाता था, पहले इनकम कम थी 10,000, अब मैंने घूमना बहुत शुरू किया हुआ है ना? तो ये जो ज्यादातर मैंने पैसा कमाया, पहले 10,000 कमाता था, 20,000 कमाने लगे, 10,000 मैंने कमाया, इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहां हो रहा है? मेरी लग्जरी गुड्स के ऊपर, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं लोग अपने घर अच्छा टीवी खरीदने लग जाते हैं, एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, इनकी तरफ ज्यादा खर्चा करते हैं। पहले पहले आप खरीद नहीं रहे थे, अब जो एक्स्ट्रा इनकम आई, हाँ उससे आपका पैसा बढ़ा, पर आपने इन वस्तुओं की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी। आपके स्मार्टफोन्स, आपके आपके घूमने फिरने के आपके जो पैकेजेस होते हैं, ट्रेवल पैकेजेस हो गया, ये सब यहां आ जाएंगे, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, इनकम बढ़ने से डिमांड बहुत बढ़ रही है, यहां पर क्या है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ तो रही है पर थोड़ी सी बढ़ रही है, और यहां पर क्या है, इनकम बढ़ने से डिमांड उल्टा कम हो रही है। इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं हमारे लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड आपके इंफीरियर गुड्स को। आई होप ये बात आप यहां पे समझ पाए होंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहां पे आगे लिखी भी हुई हैं। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का। अब सवाल आएगा कि सर ये क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? आपने कभी क्रॉस देखा है? क्रॉस, हाँ सर क्रॉस ऐसे होता है, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड क्रॉस, ऐसे ही होता है क्रॉस, हाँ जी। अब देखो इसको समझना, एक तो होता है ना कि हमने देखा मेरे वस्तु का दाम बढ़ा तो मैंने देख लिया कि मेरी डिमांड क्या चेंज आई। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक तो एग्जांपल है कि मान लो हम बात कर रहे थे कोका कोला की, ठीक है, मान लो हम कोका कोला की कंपनी को चला रहे हैं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान तो लो यार एटलीस्ट, कोका कोला की कंपनी आप चला रहे हो, ठीक है। अब एक तो मुझे ये जानना है कि मेरा कोका कोला आज के समय 40 रुपए का आता है, ठीक है, अगर मैं इसके प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा डिमांड पे? क्या ये मुझे जानना जरूरी है? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जरूरी है। ये देखना पड़ेगा ना भाई कि मेरे प्राइस बढ़ाने से मेरी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आता है। डू यू एग्री? ये पता क्या बताएगा, ये कहां से पता लगेगा?
ये पता लगेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। प्राइस चेंज होने से मेरी डिमांड कितनी चेंज हुई वो मुझे बताएगा कि मुझे प्राइस बढ़ानी भी है या नहीं बढ़ाने। अगर प्राइस चेंज करने से मुझे लगता है डिमांड काफी कम होगी तो फिर नहीं बढ़ाने चाहिए, पर अगर मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं प्राइस बढ़ा भी सकता हूं। ये है मेरी रणनीति, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट यहां पे दूसरा आया, वो है क्रॉस का। क्रॉस मैंने आपको बताया ना, क्रॉस को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या है? क्रॉस में ना हमें यहां पर दो चीजों की बात करनी है। जैसे इसमें पता क्या होगा भाई, एक तो मैं अपनी कंपनी कोका कोला की बात तो करूंगा, दूसरी में यहां पे मेरी जो कॉम्पिटिटर है पेप्सी, मैं उसकी भी बात कर लूंगा। मतलब जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटर, मतलब कोई भी हो सकता है, बट लेट्स से टेक द केस ऑफ पेप्सी, ठीक है। मैंने अपना तो बता दिया कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, पर मुझे भाई लोगों एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखना है? मुझे यह भी याद रखना है, अगर मान लो पेप्सी प्राइस बढ़ा, अगर मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ा, सुन लो, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोका कोला की डिमांड को क्या हुआ? क्या ये जानना जरूरी नहीं है? पेप्सी अगर अपने दाम बढ़ा रहा है तो कोका कोला की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये जानना जरूरी है या नहीं है? मुझे अपनी कंपनी देखना ही है कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो मेरी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, पर मुझे यह भी जानना जरूरी है कि कल को पेप्सी दाम बढ़ाएगा तो कोका कोला की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। यह है क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी। दूसरी चीज का पहली वस्तु के ऊपर इंपैक्ट। यहां जो नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे उसमें हम देख रहे थे अपनी वस्तु थी, अपनी वस्तु का अपनी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट, मतलब अपनी वस्तु के प्राइस का अपनी डिमांड पे इंपैक्ट। यहां पर किसी दूसरे के वस्तु का हमारी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो पेप्सी का कोका कोला पे क्या इंपैक्ट है, कोका कोला की प्राइस चेंज करने का पेप्सी की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट, इसको बोलेंगे क्रॉस। जब भी क्रॉस की बात आए ना, आपको दो बस इस तरह से वस्तु का ध्यान रखना है। समझा नहीं समझे? ये होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर, क्रॉस। समझ गए सर, समझ गए, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट, ठीक है। अब यहीं पर ना दो बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एंड इनफैक्ट वहां से यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है, मैं भी डिस्कस भी करूंगा उस क्वेश्चन को। देखो, होता पता क्या है, आपकी जो वस्तुएं होती हैं ना, इस तरह से जो क्रॉस की खासकर बात करूं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मैं आपको दिखाई देता हूं यहां पे यस। एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सवाल आएगा सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा सब्स्टिट्यूट, सुना है कभी आप लोगों ने? क्रिकेट में, किसी और गेम्स के अंदर सुना होगा। कई बार एक बंदे को इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि भाई चलो इसकी जगह बंदा ये खेलेगा, दिस इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस प्लेयर। मानते हो? अब क्या होता है, ऐसे ही हमारे वस्तुओं के अंदर भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। कैसे सर, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय या कॉफी की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम बात कर लेते हैं चाय या कॉफी की। ये अपने आप में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग भी किसी के घर जाते हो ना, तो जब आप किसी के घर जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, है ना? अगर आपने चाय पी ली तो आप कॉफी नहीं पी पाओगे, अगर आपने कॉफी पी ली तो चाय नहीं पी पाओगे, दोनों में से एक चीज चूज करोगे। डू यू एग्री और नॉट? ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक दूसरे को जब रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी आप लोग, जैसे अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे थे, इसकी डिस्कशन अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पेप्सी और कोका कोला की। देखो, हालांकि मैं इनको सब्स्टिट्यूट नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है कोका कोला का टेस्ट वो कोका कोला ही दे सकता है, वो किसी और के बस की बात नहीं है। बट कोई नहीं, लोग बोलते हैं तो बोलने दो, हम लोगों की बातें मान लेते हैं। मान लो आप पेप्सी लेने गए एक दुकान पे, उसने कहा भैया पेप्सी है नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं भैया कोक पकड़ा दो। होता है ना ऐसा, ये होता है सब्स्टिट्यूट, एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया। अब अंडरस्टैंड करो, हमें यहां पर जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक का इंपैक्ट दूसरे पर क्या आ रहा है। देखो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लीज सुनना, यहां फोकस से, फोकस से। मान लो पेप्सी महंगी होगी सर, अगर पेप्सी महंगी हो चुकी है, पेप्सी महंगी होगी, हाँ, अगर पेप्सी का दाम बढ़ गया, क्या लोग पेप्सी कम पिएंगे? लोग बोलेंगे भाई कितनी महंगी पेप्सी है यार, कितनी महंगी होगी पेप्सी। लोग पेप्सी कम पीना स्टार्ट करेंगे, हाँ 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 हाँ, ये तो हमें पता है। और मुझे एक चीज बताओ, अगर लोगों ने पेप्सी पीना कम शुरू किया तो लोगों ने क्या पीना शुरू कर दिया?
सर लोगों ने कोका कोला पीना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं कोका कोला की डिमांड जो है यहाँ पे वो बढ़ जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अभी तक ना हम पीछे पड़ रहे थे हमारे प्राइस चेंज का हमारी डिमांड पे इंपैक्ट। जब हम यहां आ गए ना सब्स्टिट्यूट या क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर, हम देख रहे हैं सामने वाले का प्राइस चेंज का हमारे के ऊपर क्या इंपैक्ट। तो अगर पेप्सी ने दाम बढ़ाए, पेप्सी की डिमांड कम, हमारी डिमांड ज्यादा, हमारी मतलब कोका कोला की, ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ते हैं तो इस वस्तु की डिमांड बढ़ती है, जो आपकी वस्तु है, जो सब्स्टिट्यूट वाली थी उसकी डिमांड तो कम हो रही है, ठीक है। दीज आर पेयर ऑफ कंपीटिंग, कंपीटिंग मतलब कंपीट करते हैं, अगर ये नहीं तो ये, पेप्सी नहीं तो कोक, चाय नहीं तो कॉफी, ठीक है। ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, जो कि एक बायर के ओपिनियन में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर चाय महंगी होगी तो हो सकता है लोग कॉफी पीने लग जाए, ठीक है। अब ऐसे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट सुना आपने कभी? कॉम्प्लीमेंट, जो चीजें साथ साथ अच्छी लगती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो इंटरडिपेंडेंट होती हैं, कंपैटिबल होती हैं, जो लोग कंपैटिबल होते हैं, साथ साथ में अच्छे लगते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड जैम, ये ब्रेड और जैम का आपस में कॉम्बिनेशन है, आप ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हो। चाय और शुगर, चाय शुगर कह लो, चाय पकौड़ा कह लो, चाय बिस्किट कह लो, ये सब लोग साथ में बहुत ही शानदार लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते हैं? बिल्कुल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हम बात करते हैं चाय पकौड़े की, ठीक है। ये चाय एंड पकौड़ा क्या है? ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, साथ साथ में बहुत ही शानदार लगते हैं। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, जब हम चाय पी रहे होते हैं ना, साथ साथ मस्त मजा आता है पकौड़े खाने का, ठीक है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक सेकंड के लिए मान लो पकौड़ा महंगा हो गया, या मतलब ये आप सोच लो, चाय जो भी आप सोच रहे थे, इधर इट इज फाइन। मान लो आपने सोचा कि चाय महंगी होगी, तो लोग जब चाय महंगी हो जाएगी लोग थोड़ा चाय कम पियेंगे, और क्या फिर, है ना, चाय की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ सर, चाय महंगी होगी तो लोगों ने चाय की थोड़ी डिमांड कम कर दी। अब यार अगर लोग चाय कम पियेंगे तो पकौड़े भी उसके साथ ही अच्छे लगते थे, तो लोगों ने पकौड़े खाने भी थोड़े कम कर दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पकौड़ों की भी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो होता पता क्या है यहाँ पे? होता यहाँ पर ये है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का दाम बढ़ रहा है तो उसकी तो डिमांड कम हो ही रही है, वो आपके उस जो एक्चुअल वस्तु है उसकी डिमांड भी कम करेगा। इसका ना हम एक क्वेश्चन करते हैं, काम करते हैं, ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन था ना, इसी को ट्राई करते हैं एक बार, ये वाले क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। इस जो हमारे सीरीज है ना, इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको समझ है तो आप आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। वो क्या कह रहा है? कह रहा बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब अनचेंज्ड है, बाकी सब जैसे थे वैसे ही हैं। एक वस्तु की डिमांड बढ़ेगी अगर, वस्तु की डिमांड बढ़ेगी अगर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दिया, जैसे टी और कॉफी, ये क्या थे? सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के। अब देखो सिंपल देखो, मान लो हमारा प्रोडक्ट है, एक सेकंड के लिए मान लो हमारा प्रोडक्ट है टी, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो हमारा प्रोडक्ट है टी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, हाँ ठीक है। अब देखो मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं चाय, मैं अपना प्रोडक्ट को चाय बोल रहा हूं, ठीक है। अब उसने बोला सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ेगा, हाँ, तो मतलब कॉफी महंगी हो चुकी है, कॉफी महंगी हो चुकी है तो लोग कॉफी कम पियेंगे, कॉफी कम पियेंगे तो चाय ज्यादा पियेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने से हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड वाले पे आएंगे, सेकंड में क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जैसे जैसे कौन सा था, जैसे आपका टी एंड शुगर आप ले लो, टी एंड शुगर, ठीक है, या फिर टी एंड जो भी आपको बिस्किट लेना है वो ले लो, ठीक है, ये साथ साथ में लोग कंज्यूम करते हैं। अब देखो अगर बिस्किट महंगा हो चुका है, लोग बिस्किट कम, मतलब बिस्किट महंगा हो चुका है तो लोग बिस्किट कम कंज्यूम करेंगे, बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो थोड़ी चाय भी थोड़ी कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि बिस्किट और चाय का साथ साथ में कॉम्बिनेशन था ना। तो बिस्किट अगर महंगा हो गया, लोगों ने बिस्किट कम खाना स्टार्ट किया,
बिस्किट कम खाना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं चाय कम पीनी स्टार्ट करी, तो एक्चुअल में यहाँ पर चाय की डिमांड बढ़ेगी नहीं, चाय की डिमांड जो होगी उल्टा कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज होगा। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट पे आओ। तीसरा कह रहा है जो वस्तु है ना अपने आप में एक इंफीरियर गुड है और इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई है। अब मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड के बारे में, अभी जब हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मैंने बताया था अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ट्रेन से यात्रा कम करोगे और फ्लाइट से यात्रा ज़्यादा करोगे, करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल। तो ट्रेन की यात्रा यहाँ पे क्या थी? इंफीरियर गुड। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप इंफीरियर गुड का ज्यादा डिमांड करोगे, कम करोगे? सर ऑब्वियसली कम करेंगे, तो कम होएगी इससे डिमांड, बढ़ेगी नहीं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट विल डिक्रीज ना कि इंक्रीज। चौथा कह रहा है उसका अगर दाम गिर जाए। अब ये तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में ही बता दिया, जब किसी चीज की प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ठीक है, चौथा ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे जो हमें आज के सेशन में हमें अंडरस्टैंड करने हैं। यस, जैसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा गिवन गुड्स का और एक हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में वेबलन गुड्स भी। देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं बात कर रहा था ना आपके लग्जरी गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की एंड इंफीरियर गुड्स की, जो तीन कॉन्सेप्ट नहीं हमने डिस्कस किए, वहां मैंने आपको लिंकेज बनाया उनका इनकम के साथ। आपकी इनकम चेंज होने से कितना इंपैक्ट आ रहा है डिमांड के ऊपर? बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो रही है तो लग्जरी गुड्स, थोड़ी सी डिमांड चेंज हो रही है, मतलब थोड़ी सी डिमांड बढ़ रही है तो आपका नॉर्मल गुड्स, डिमांड कम हो रही है इनकम बढ़ने से, इंफीरियर गुड्स। ठीक है ना? तो उनका लिंकेज इनकम के साथ था। पर दो ऐसी प्रकार की वस्तु हैं जिनका लिंकेज थोड़ा प्राइस के साथ है। देखो, एक होती हैं गिवन गुड्स, एक होती हैं आपकी वेबलन गुड्स। काफी सारे लोग दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो आप ये समझो, ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी पता क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड था क्या? लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, यही तो था लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो करती। सवाल आता है फिर इसमें क्या होगा? इन दोनों में पता क्या होता है? इन दोनों में दोस्तों आपका प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। प्राइस बढ़ने से क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। तो इसीलिए क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट आते हैं, राइट? यहां प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, सॉरी डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मली क्या होता था? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, यहां नहीं है, यहां प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। सवाल आएगा कि सर ये तो फिर सेम हुए, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। ठीक है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों में अंतर पता क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो गिवन गुड्स होती है ना, जो गिवन गुड्स होती हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। दोज आर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गिवन गुड्स आर लो क्वालिटी। वेयरएस वेबलन गुड्स जो होते हैं वो हाई क्वालिटी स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट होते हैं, स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स। सवाल आता है ऐसे कौन से स्टेटस सिंबल वाले प्रोडक्ट हैं? देखो, आप लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी घड़ियां देखी होंगी। जैसे कुछ लोग रोलेक्स की घड़ियां पहनते हैं, ठीक है ना, 5 लाख की, 10 लाख की, इस तरह से कई लोग करोड़ों की करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं। अब वो जो गाड़ियां हैं ना वो एक तरह से स्टेटस सिंबल का काम करती हैं। कैसे? अगर मान लो कोई बंदा है जिसने मान लो 5 करोड़ की गाड़ी ले रखी है, अब आप बोलोगे भाई क्या बंदा है, कितना अमीर बंदा है, 5 करोड़ की गाड़ी। कल को वो गाड़ी अगर 6 करोड़ की हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, नो, क्योंकि वो सिंबल है एक तरह से आपके स्टेटस का कि भाई देखो मेरे पास 6 करोड़ की गाड़ी है। तो यहां पर पता क्या हुआ, ये एक हाई क्वालिटी, बहुत ही एक्सेप्शनली प्रीमियम क्वालिटी वाली चीज है, जहां पर दाम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। तो डेफिनेटली इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें गिवन गुड्स,
यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, यहां पर भी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, पर दिक्कत पता क्या है, ये अपने आप में लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, खराब क्वालिटी की, पुअर क्वालिटी गुड्स होती हैं। अब सवाल आता है यहां पे कैसे, ऐसे कैसे? देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, गिफन गुड्स एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है, गिफन गुड्स की सिचुएशन बहुत ही रेयर है, पर मैं आपको फिर भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हो सकता है ये। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, ठीक है? गिफन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो, समझना यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ब्रेड, राइस या व्हीट की हम बात कर लें, मतलब दो ऐसी चीजों की बात करो। लेट्स से आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास ना एक लिमिटेड पैसा है, मान लो आपके पास 100 रुपया ही है महीने का। अब आपको 100 रुपये में गुजारा करना है। अब 100 रुपये में गुजारा करना है तो एक है कि आप थोड़ा सा खराब क्वालिटी वाली चीज खा के गुजारा कर लो। लेट्स से आपने कुछ पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल किया अपना गुजारा करने के लिए, और एक तरफ है कुछ अच्छी क्वालिटी, मान लो कुछ अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स का सहारा लिया। अब आपको जिंदा रहने के लिए पता क्या है, आपको जिंदा रहने के लिए 10 किलो खाना खाना है, इसमें फूड भी आ गया, इसमें वेजिटेबल भी आ गया, ठीक है? अब मान लो एक सेकंड के लिए कि आप पता क्या करते थे, पहले आप खाते थे फूड 5 किलो खा लेते थे और वेजिटेबल भी 5 किलो, तो 10 किलो का हो जाता था आपके 100 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर 10 किलो दोनों मिला के आ जाता था आपका 100 रुपए के अंदर। अब मान लो कल को पता क्या हुआ, कल को मान लो फूड महंगा हो गया, ये वाला जो फूड ग्रेन्स में बात कर रहा था पुअर क्वालिटी वाले, अगर ये पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स महंगे हो गए, सर मेरे पास तो 100 ही रुपए हैं, मुझे तो उसी में 10 किलो गुजारा करना पड़ेगा। तो एक्चुअली पता क्या होगा, अब मुझे वेजिटेबल कम खानी पड़ेगी, क्योंकि वेजिटेबल महंगी है भाई, वेजिटेबल बहुत महंगी है फूड के मुकाबले, तो अब मुझे वेजिटेबल कम कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा बजट इतना ही था, तो महंगी वाली चीज मुझे कम खानी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना मैं वेजिटेबल कम खाऊंगा उतना मुझे फूड ग्रेन्स जो पुअर क्वालिटी थे वो ज्यादा खाने पड़ेंगे। तो एक्चुअली आप नोटिस करो यहां पर क्या हुआ, फूड ग्रेन्स थे खराब क्वालिटी के, यस दैट इज ट्रू, पर जैसे इनका दाम बढ़ा मैंने इसकी डिमांड को ज्यादा किया, द डिमांड इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन प्राइसेस। तो ऐसे प्रोडक्ट जो अपने आप में खराब क्वालिटी के होते हैं और जहां पर प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। अगर ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं इनको हम बोलते हैं वेबलेन गुड्स, ठीक है? एक बार हम इन लाइंस को पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए इनके अंदर। देखो पढ़ो ध्यान से, ए गिफन गुड इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफाइज, देखो ये ना बच्चे कई बार ना जो होते तो इंग्लिश मीडियम के हैं पर इतना आइडिया नहीं होता, डिफाइज मतलब किसी चीज को फॉलो ना करना, उस चीज को रिजेक्ट करना। तो ये दरअसल में स्टैंडर्ड इकोनॉमिक और कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, जो हमने डिमांड का प्रिंसिपल पढ़ा, उसको नहीं मानता, विच डज नॉट एग्री, विच गोज अगेंस्ट। डिफाइज का मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो दैट गोज अगेंस्ट, ठीक है? थोड़ा सा ना मैं आपको इकोनॉमिक्स के पढ़ाऊंगा अभी कि कैसे आपको ना बुक्स को कैसे पढ़ना है, दैट गोज अगेंस्ट दिस थिंग, ठीक है? तो डिमांड जो गिफन गुड्स की होती है वो बढ़ती है जब उनका प्राइस बढ़ता है, और गिरती है डिमांड जब उनका प्राइस गिरता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर जो डिमांड कब बनी ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग बनी। अब सुनो मेरी बात, अपवर्ड स्लोपिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डिमांड दिखाया था, कैसा था लॉ ऑफ डिमांड सर, वो ऐसे बना था डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना? प्राइस ज्यादा था तो डिमांड कम, प्राइस कम था डिमांड ज्यादा। पर इसका कैसे बनेगा, इसका अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस कम डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, इसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, लिखा ना कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अगेंस्ट जाना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग गिफन गुड्स। और ऐसे अगर हम बात करें वेबलन की, ठीक है, इसको हम लोग वेबलन इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है? वेबलन इफेक्ट में यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए ना, एक होता है कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन या लग्जरी गुड्स। कई बार ना हम जैसे दिखावे का खर्चा उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस। जैसे आप लोग कई बार शादियों में देखते हो, शादियों में काफी खर्चा होता है, कई बार दिखावे का खर्चा होता है, ठीक है? तो आप कई बार ऐसे दिखावे के लिए क्या करते हो, लग्जरी गुड्स के ऊपर खर्चा करते हो। जैसे आपने रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीद ली, रोलेक्स की घड़ी खरीद ली, ये सब चीजें पता क्या है, ये महंगा दाम है इनका, ये स्टेटस सिंबल के साथ लिंक्ड है। तो जितना महंगा होगा कहीं ना कहीं उतना आपका स्टेटस सिंबल ज्यादा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे इनके दाम बढ़ते हैं ना,
तो लोग इनको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें ये सब चीजें आ गई, ठीक है। बाकी तो इसके अलावा एक स्पेकुलेटिव इफेक्ट होता है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बताता हूं। यहां पर पता क्या होता है, यहाँ पर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब कई बार आप लोग जैसे अनुमान लगाते हो, एक सट्टा लगाते हो कई बार, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कई बार पता क्या होता है, कई बार आपको लगता है यार इस चीज का दाम आज बढ़ रहा है, आगे भी हो सकता है और बढ़े, राइट। तो उस केस में पता क्या होने लग जाता है, कई लोग सोचते हैं कि यार चलो ये दाम और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उस चक्कर में उस चीज को खरीदने लग जाते हैं, उसमें खरीदने लग जाते हैं, उससे और डिमांड बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पेकुलेशन, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर स्पेकुलेटिव इफेक्ट के बारे में, राइट। तो ये हो गया हमारा गिवन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जो बाकी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो और टॉपिक है ना यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, वो आपका विद रिगार्ड्स टू टाइप्स ऑफ फर्म्स के बारे में आता है। देखो, आप एक मार्केट को स्टडी करते हो, हाँ, अब हो सकता है आपकी मार्केट में सिर्फ एक सिंगल प्लेयर हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे देयर माइट बी नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, एक सिंगल बेचने वाला भी हो सकता है, सिंगल सेलर, बहुत सारे बेचने वाले भी हो सकते हैं, थोड़े से भी हो सकते हैं। तो इनके ना हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने होंगे। जैसे एक होता है मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, एक करके इनको सबको पढ़ते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मोनोपोली का। देखो, जब भी हम बात करें ना, यहाँ पे जो मोनो वर्ड आया है, ये मोनो वर्ड आया है किससे? सिंगल से, सिंगल, ठीक है। मोनो मतलब होता है वन या सिंगल। तो व्हेन देयर इज ए सिंगल सेलर, जब एक ही सेलर हो, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। कभी आपने देखा कि कहीं पे मोनोपोली होती है? हाँ, कभी देखा आपने? देखो, आज के टाइम के ऊपर ना आपको बहुत कम इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, बट मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसे एक टाइम था, जैसे अब तो हमारे यहाँ पे देश में आ गया शांति बिल वगैरह, पर पहले पता क्या था? पहले भारत में एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग काम करने का अधिकार केवल सरकार के पास था, तो वहां पे सरकार की मोनोपोली थी। एक टाइम था जब कोल इंडिया लिमिटेड, सिर्फ उसके पास अधिकार था कोल के रिगार्डिंग, जो आपका एक्सट्रैक्शन वगैरह का सारा था। बाद में तो अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, बट पहले के टाइम की बात कर रहा हूं। तो पहले कोल इंडिया लिमिटेड के पास पूरी मोनोपोली थी, राइट। इसको बोलते हैं मोनोपोली व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर। अब देखो, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एक छोटे स्तर के ऊपर मोनोपोली कई बार हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं ना आपको बताता हूं कि जैसे मैं ना एक बार बीच पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो जगह थी ये काफी अलग थी, ये अब बाकी एरिया से काफी दूर थी। अब किसी को, और यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान थी, यहाँ पे कपड़ों की एक ही दुकान थी। अगर मान लो किसी एक बंदे को कपड़ों की जरूरत है, तो भाई इसको इसी से खरीदने पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएगा वहां से लेने। तो इस लिमिटेड छोटे एरिया के अंदर ना इस बंदे की ज्योग्राफी आपकी मोनोपोली है। तो इसका फायदा पता क्या है? ये बंदा उठा सकता है। क्यों? ये चाहे तो जितना मर्जी रुपए में अपना कपड़ा बेचे, समझ रहे हो? तो मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर आपके मार्केट को डोमिनेट करता है। आजकल जैसे पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास किसी चीज का पेटेंट है, तो सिर्फ मेरे पास अधिकार है उसको बनाने का, तो मैं प्राइजेस अपनी मर्जी के साथ जितने मर्जी सेट कर लूं, तो वहां से मुझे हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कैंसर की दवाई मैंने बना ली है और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास उसका पेटेंट है, तो सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, तो मैं जितने की मर्जी चाहे उतने की बेचूं, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी बनती है वहां पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करने की, ठीक है। अब मोनोपोली में पता क्या होता है, एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज एंट्री बैरियर्स आर वेरी हाई। एंट्री बैरियर मतलब एंट्री करना, रुकावटें बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें हैं यहाँ पे मोनोपोली वाले सिस्टम में एंटर करने के लिए। अग्रीड? हाँ। इसी तरह से एक होता है आपका ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, व्हेन देयर आर अ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। फ्यू मतलब थोड़े से, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डुओपोली। दरअसल में डुओपोली ना आपका एक ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। डुओपोली होता है
व्हेन देयर आर टू मेजर प्लेयर्स, ठीक है, जब दो मेजर प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, ऐसे ट्राइपोली होता है, ठीक है। तो ये सारे ओलिगोपोली में आ जाते हैं जब जब थोड़े से प्लेयर्स होते हैं। जैसे आजकल ना इंडिगो की बड़ी बात हो रही थी, अभी पीछे जब फ्लाइट्स का बहुत ज्यादा इशू आया ना, तो इंडिगो की बहुत बात हो रही थी कि इंडिगो के पास तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, 65% के आसपास मार्केट शेयर, मतलब कहीं ना कहीं इंडिगो का ही था। फिर एयर इंडिया के पास भी 20-25% का था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के पास ना मोटा मोटा 90% हमारी एयरलाइन सेक्टर का पूरा शेयर था। तो कुछ हद तक इनको डुओपॉली आप कह सकते हो, कुछ हद तक। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही प्लेयर हैं, बाकी भी हैं, पर मोटा मोटा मेजर कंट्रोल इनका है। या आप इसको ओलिगोपॉली भी बोल सकते हो कि अच्छा जी, अपना ये है, अपना इंडिगो है, अपना एयर इंडिया है, अपना विस्तारा है, या दो तीन और है, मतलब आपके को ये हो गया आपका ये 4-5 कंपनीज है बस। ऐसे अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो उसमें जियो है, एयरटेल है, वी है, दो तीन और है, बीएसएनएल हो गया, बस ऐसे गिने चुने नाम है। तो जब ऐसा होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपॉली। व्हेन देयर आर अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स, थोड़े से प्रोड्यूसर हैं वो डोमिनेट करते हैं। डुओपॉली में दो प्लेयर होंगे, ओलिगोपॉली में थोड़े से। ओलिगोपॉली का एक छोटा एग्जांपल ही है डुओपॉली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इनको अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन की जानकारी होती है, क्योंकि देखो आप लोग नोटिस करते होंगे कि जियो दाम बढ़ाता है, कहीं ना कहीं एयरटेल भी दाम बढ़ा लेता है, राइट। तो इनको एक दूसरे के एक्शंस का पूरा आइडिया होता है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से इनको यहाँ पे चलना होता है। तो उसी के हिसाब से ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे सामने वाला हमारा कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, क्या यहाँ पर एंट्री बैरियर्स होते हैं? आंसर इज यस। देखो यहाँ पे रुकावटें हैं, पर मोनोपोली से कम है। मोनोपोली में तो एंट्री करना बड़ा ही मुश्किल है, यहां पर एंट्री कर सकते हो, पर उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी है कि आप एक दिन में अपना एयरलाइन खोल लोगे, बहुत सारे रेगुलेशंस आपको लगेंगे, राइट। बाकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग करके दिखाना होता है अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो सारी बातें आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। हाँ, इसके अलावा एक आता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहां पे समझना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है। देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी ना आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर भी। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसी मार्केट जहां पर खरीदने वाले भी बहुत है, बेचने वाले भी बहुत है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब क्या, बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। देखो एग्जैक्ट नहीं, बट एक सिमिलर एग्जांपल में आपने ना नट बोल्ट का देखा होगा। आपने कभी नट बोल्ट वाली देखी है अपने मार्केट? उसमें क्या होता है, हर किसी को पूरी जानकारी होती है मार्केट के बारे में, खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, राइट। हर किसी को जानकारी है, आपको प्रोडक्ट लगभग सिमिलर होता है, आपको इस दुकान पे जो मिलेगा वही अगली दुकान में मिल जाएगा, राइट। तो परफेक्ट मार्केट नॉलेज होती है प्रोड्यूसर्स के पास भी, कंज्यूमर्स के पास भी। लगभग ना के बराबर एंट्री बैरियर होते हैं, लगभग ना के बराबर एग्जिट बैरियर। मतलब एंट्री करना भी आसान है, एग्जिट करना भी आसान है। कुछ हद तक जो एग्री आपने सब्जी मंडी देखी होगी ना, वो भी काफी हद तक इसके साथ रिजेंबल करती है, काफी हद तक रिजेंबल करती है। उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि खरीदने वाले भी बहुत है, बेचने वाले बहुत हैं, आराम से आप अपनी वहां पे दुकान लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको प्राइस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी है, प्रोडक्ट के बारे में भी कंप्लीट जानकारी है। तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट या आपकी ऑनलाइन जो कमर्स सेक्टर्स होते हैं, वो भी कुछ हद तक आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अब ये जो वर्ड है ना, ये दो शब्दों को बना के बना है। एक वर्ड है यहाँ पे मोनोपोली, और दूसरा वर्ड है कंपटीशन। अब दिमाग में आता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मोनोपोली में आपने बोला था सिंगल सेलर है, हाँ। परफेक्ट कंपटीशन में बोला आपने कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि देयर आर अ सिंगल सेलर एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स? देखो आप समझना इसको, कई बार पता क्या होता है, होते बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले, पर ऐसा होता है कि उनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को काफी अलग प्रस्तुत कर लेते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ना कहीं कर भी आप उठा के देख लो। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में ना छोले भटूरे बेचने वाली लाखों हजारों दुकानें हैं, बिल्कुल है। सो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, बिल्कुल ठीक बात है। बट कुछ ऐसी दुकानें हैं
जिन्होंने एक तरह से अपनी डोमिनेंस अपनी बना रखी है। वहां बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ अलग है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि है तो छोले भटूरे इन दी एंड, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करा है, चाहे वो अपनी सर्विस के अंदर हो, अपनी क्वालिटी के माध्यम से, अपनी मार्केटिंग के माध्यम से हो, वॉट एवर इट माइट बी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अलग किया है। ऐसे हर एक शहर में आपको ये इंस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, होते यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, पर आपने पता क्या किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया। कोई हो सकता है बोले कि नहीं नहीं ये तो देसी घी के अंदर बनाए गए हैं, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ये पनीर के हैं। इस तरह से जो भी उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया होगा अपने आप को बाकियों से अलग करने के लिए, है सिमिलर, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं यार बिल्ले दी हिट्टी पे जाएंगे वहां बढ़िया खाना मिलेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपका छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए आपका मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे आ जाता है। तो लोगों की अवेयरनेस या प्रोडक्ट डिस्टिंक्शन की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहां पर भी बैरियर होते हैं, पर ओलिगोपॉली के मुकाबले यहां पे आपको कम बैरियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इन चारों में आपको समझ आया होगा किस तरह से आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखने को मिलती है, कैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, कैसे मोनोपोली होती है, कैसे ओलिगोपॉली होती है, कैसे आपका यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। कई बार ऐसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पे वो होता है आपका मोनोप्सनी का। मोनोप्सनी जब हम बात करते हैं, इट रेफर्स टू योर सिंगल बायर। जब आपका केवल एक ही खरीदार हो, व्हेन देयर इज ओनली वन सिंगल बायर, उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोप्सनी। जैसे मोनोपोली में था सिंगल सेलर, पर जगह खरीदार सिर्फ एक हो उसको बोलते हैं मोनोप्सनी, सिंगल बायर इज देयर। कई बार आपने सुना होगा, जैसे कई बार सरकार पता क्या करती है, सरकार बोलती है कि आप एक काम करो, आप डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाओ, आपका सारा डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीद लेंगे। तो इस कंपनी ने जो भी बनाया उसका केवल एक खरीदार है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सिंगल बायर, उसको बोलते हैं मोनोप्सनी, राइट। एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आज सेशन में हमें डिस्कस करना है, वो है विद रिगार्ड्स टू आपकी यूटिलिटी का। देखो, यूटिलिटी आप समझते हो, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है आपका हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन। ठीक है, किसी चीज को आप कंज्यूम करते हो, किसी चीज को आप कंज्यूम करते हो, उसके कंज्यूम करने से आपको कितनी हैप्पीनेस या कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट वी कॉल एज योर यूटिलिटी। किसी चीज को कंज्यूम करने से कितनी हैप्पीनेस या कितनी सेटिस्फेक्शन मिले, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब देखो यार, वैसे तो ये जो हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, खुशी है, इसको हम नंबर्स में डिनोट कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हम यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम इनको क्वांटिफाई करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है यूटिलिटी इसका, वो होता है यूटिल। ठीक है, तो आपने कोई चीज कंज्यूम करी, उससे आपको कितनी उससे आपको कितनी खुशी मिली, दैट वी कॉल एज हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। अब देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आपने कोई चीज कंज्यूम करी, लेट्स से हम चाय की बात कर लेते हैं। एक पहला कप मैंने चाय का पिया, यस, ठीक है, ये है क्वांटिटी। मैंने पहला कप चाय का पिया, और मैं यहां पे लिखूंगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब मुझे कितनी हैप्पीनेस या कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, टोटल टोटल। देखो, लेट्स से मैंने पहला कप चाय का पिया, मेरी यूटिलिटी आई यहां पे 10, मैं 10 खुश हूं, 10 यूटिल खुश हूं। ठीक है, फिर मैंने सोचा एक और कप पी लेते हैं, अब 2 यूनिट हो गए मेरे पास, और मान लेते हैं मेरी यूटिलिटी यहां पे हो चुकी है 16, खुशी तो मिली मुझे, है ना। तीसरा कप मैंने पिया, तो लेट्स से मेरी यूटिलिटी हो चुकी है 18, राइट। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, एक ना आगे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके अलग चैप्टर्स के अंदर, पर आपको ना एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा, जिसका वर्ड है, द वर्ड इज हियर मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी। प्लीज इस बात को सुनना, जब भी ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूं मार्जिनल, ये मार्जिनल का मतलब पता क्या होता है, ये मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा या एडिशनल। आपको कितनी एक्स्ट्रा हैप्पीनेस या एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, मैंने यहां पर आपके सामने कुछ नंबर लिखे थे, आपने पहला कप चाय पिया, आपकी यूटिलिटी है 10, तो दैट मीन्स पहला कप पीने के ऊपर आपको 10 यूनिट खुशी मिली।
अब देखो, जब आपने दूसरा कप पीने के बाद आपकी खुशी है 16 यूनिट, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो दूसरा कप पिया उससे कितनी हैप्पीनेस मिली, आप बोलोगे यार 10 तो पहले के बाद होगी थी, दूसरा पीने के बाद 16 हुई है, तो एक्चुअली एक्स्ट्रा हैप्पीनेस कितनी मिली इससे? सर एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे 6 मिली, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 6। फिर तीसरे कप पीने के बाद 18 हो चुकी है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी हैप्पीनेस मिली? 2 यूनिट, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हो जाएगी 2, क्योंकि एक्स्ट्रा या एडिशनल की हम बात कर रहे हैं वहां पे। सिमिलरली देखो, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपने अगर 1 यूनिट और कंज्यूम किया चाय का, अब आपको तो उल्टी फील होने लग जाए, आप बोलोगे यार इतनी कितनी मैं चाय पीऊंगा, मुझे तो दिक्कत आने लगी है। तो हो सकता है इसके बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाए, आपका हो सकता है ये आपको बुरा फील होने लग जाए इतना चाय पी के, तो यहां पर हो सकता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आए -1। तो आपने नोटिस किया यहां पे, क्या नोटिस किया? जब आपने पहला कप चाय पिया तो आपको काफी खुशी मिली, दूसरा कप चाय पिया उससे खुशी मिली, तीसरे कप से भी खुशी मिली, चौथे पे तो आपको दुख मिलने लग गया। तो आप नोटिस करोगे ये वैल्यू हमें कम 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 होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहां पे पता क्या आता है, यहां पर एक लॉ आता है। किस चीज का लॉ? इस लॉ को हम यहां पे नाम देते हैं क्या? वी कॉल दिस एज, क्या बोलते हैं इस लॉ को? इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल दिस एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ आ गया? एक्स्ट्रा हैप्पीनेस, ये वर्ड है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना। होता पता क्या है, जैसे जैसे हमें कोई चीज ज्यादा मिलती रहती है, एक्स्ट्रा खुशी जो हमें मिलनी चाहिए उसकी वैल्यू कम होती रहती है। देखो ध्यान से सुनो, जब हमारे पास कोई चीज नहीं थी और हमें उसका पहला कप मिल जाए तो बहुत खुशी मिलेगी, दूसरा कप मिले तो खुशी होगी पर उतनी नहीं होगी, पहले से कम होगी, तीसरा कप मिले तो खुशी होगी पर और कम होगी, चौथा पे तो आप हो सकता है उसको बुरा ही फील करने लग जाओ। तो आपकी जो एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As we keep on consuming more of a particular item, the extra satisfaction or happiness which one gets, it keeps on reducing. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये बात आपको समझ आई? यस और नो? तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमें आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ करेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक थोड़ा फंडामेंटल्स का था, ज्यादा करंट अफेयर्स थे नहीं, यहाँ हमने फंडामेंटल समझ लिए हैं। आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम करंट अफेयर के साथ यहाँ पे लिंक करके भी गो थ्रू करेंगे। बाकी जो कंटेंट होगा मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा इसके साथ ही, ठीक है? यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। आप उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि देखो होता पता क्या है, होता दरअसल में ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ तो लेते हैं, पर समझने के साथ साथ उसकी वर्डिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए हम यहाँ पे ये टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए इंश्योर ये करना कि इनके साथ आप ये जो नोट्स हैं इनको भी आप गो थ्रू करना, ठीक है? जो उड़ान के नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यू जस्ट रीड थ्रू देम, मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, उनको आप जरूर गो थ्रू करना एंड दोज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है? तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।